गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग सॉलिड स्टेट के वॉइड टॉपिक में आ चुके हैं। अब वॉइड के मैंने 6 टाइप आपको बताया था। लीनियर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बॉडी सेंटर वॉइड और एब्सेसिव वॉइड। आज की क्लास में हम लोग 2 वॉइड देखेंगे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखिए, ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल पूरे वॉइड टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होता है। आप वॉइड पढ़ें और अगर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल अगर आप नहीं जानते तो समझिए आप वॉइड नहीं पढ़े। वॉइड में 2 वॉइड सबसे जो महत्वपूर्ण वॉइड होता है, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, वो यही होता है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सबसे पहले हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड देखते हैं। थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में आप चल रहे हैं। हेडिंग है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए, टेट्रा शब्द का मतलब ही होता है 4, यानी 4 गोला से घिरे हुए वॉइड को ही हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। 4 गोला से घिरे हुए वॉइड को ही हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन सोचने वाली बात है कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड आखिर गोला से घिरा तो रहेगा, लेकिन वो गोला से किस प्रकार से घिरा रहेगा? क्योंकि सीधे बोल देंगे कि 4 गोला से घिरा हुआ वॉइड बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, और 4 गोला को हम किसी तरीके से सजा देंगे और उसके बीच में जो गड्ढा निकलेगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको सजाने का भी एक उचित तरीका होना चाहिए। तो ज़रा गौर से पढ़िएगा। अगर आप वॉइड पढ़ रहे हैं तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ये दोनों ही टॉपिक आप अवश्य ही पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसे समझाना भी टफ है, समझना भी थोड़ा मुश्किल वाली बात है। टेट्राहेड्रल वॉइड नाम से स्पष्ट है, ऐसा वॉइड जो 4 गोला के बीच में होते हैं, यानी 4 गोला से घिरे हुए वॉइड को ही हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो लिखेंगे सच वॉइड। वॉइड का मतलब खाली जगह यानी एम्प्टी स्पेस, विच आर सराउंडेड, सच वॉइड विच आर सराउंडेड, ऐसा वॉइड जो घिरा होता है बाय 4 स्फीयर आर नॉन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। थोड़ा ढंग से समझिएगा, इसको समझने में असुविधा होगी, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। टेट्राहेड्रल वॉइड घिरे होते हैं 4 गोले से। अब कोई आदमी क्या करेगा? सबसे पहले देख लीजिए, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे होते हैं? 1 2 3 4, ये 4 गोले हैं। और वो आपको ऐसे बता देंगे कि देखिए ये 4 गोला हुआ, 4 गोला सजा हुआ है, और इन 4 गोलों के बीच में जो छोटा सा गड्ढा है, इसी गड्ढा का नाम होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। मैं आपको क्लियर कट बोल दूं, ये बिल्कुल गलत डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड बोलना चाहते हैं तो आप इस डायग्राम से डेरिवेशन साबित नहीं कर पाएंगे। मतलब ये गलत डायग्राम है। आप अनजाना में ऐसा बोल रहे हैं, तो जिस बच्चे को नहीं पता है वो तो मान लेगा कि भाई 4 गोला से घिरा हुआ है तो टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो मान लिया चलो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। लेकिन ये गलत तरीका है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं है। तो सर टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा? तो वो सोचने के लिए आपको टेट्राहेड्रल में जाना पड़ेगा, यानी क्यूब में टेट्राहेड्रल का निर्माण करना पड़ेगा। टेट्राहेड्रल देखिए किस प्रकार से होता है। वाकई में टेट्राहेड्रल, हेड्रल यानी 4, टेट्रा यानी 4 उसमें अपर पॉइंट बनेंगे। तो देखिए, मैं एक टेट्राहेड्रल का सबसे पहले आपको फिगर बताता हूं। टेट्राहेड्रल यानी 4 गोले से घिरी हुई आकृति होंगे। तो 4 गोले से घिरी हुई आकृति से मैं पहले आपको एक फिगर ड्रॉ करके समझाता हूं कि कैसे आखिर होते हैं टेट्राहेड्रल। देखिए, ये काले गलोटे मान लीजिए सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम है मतलब ये वॉइड का स्थान लेगा, और 4 गोले रहेंगे। तो देखिए 1 2 ये रहा, एक रहा ये तीसरा, और एक रहा ये चौथा। अब देखिए, एक गोला अगर इस एरिया में आ जाए और एक गोला अगर इस एरिया में आ जाए तो 2 गोला हो गया। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है।
एक गोला अगर इस एरिया में आ जाए और एक गोला अगर इस एरिया में आ जाए तो देखिए, तो दो गोला ऊपर से आ रहा है और दो गोला नीचे से आ रहा है, तो इस बीच में जो गड्ढा बनेगा उसी का नाम पड़ेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि देखिए इसके 4 चोटी बन जाते हैं। अगर सर पे रखा जाए तो एक बार ये हेड्रल बनेगा, दूसरा बार आपको ये हेड्रल बन जाएगा, तीसरा बार आपको ये हेड्रल बन जाएगा और चौथा बार आपसे ये हेड्रल बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें 4 चोटी का फॉर्मेशन हो सकता है, इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल है। और देखिए टेट्राहेड्रल के लिए सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, तो देखिए अगर आप इस दोनों साइड को देखें, अगर इस आकृति को आप गौर से देखें तो ये आपको लग रहा होगा कि ये अंग्रेजी का भी है। गौर से देखें, इस आकृति को अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ऐसा फीलिंग हो रहा होगा कि ये अंग्रेजी का भी है। और इसको अगर ढक दिया जाए ऊपर वाले को और नीचे वाले को अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये भी लग रहा होगा अंग्रेजी का भी है, लेकिन ये वाला थोड़ा उल्टा भी नजर आता है और ये वाला थोड़ा सुल्टा भी नजर आता है। मतलब ये भी है भी, ऊपर भी है भी और नीचे भी है अल्फाबेट का, इंग्लिश का भी, लेकिन एक है उल्टा भी और उसमें एक घुसा हुआ है सुल्टा भी। मतलब देखिए अंग्रेजी में यही होते हैं भी, इसी डिजाइन को हम लोग बोलते हैं भी। ABCD तो जानते होंगे ना, ऐसे वाले अक्षर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे वाले को भी बोलते हैं। तो देखिए एक ऐसे गया और ऐसे आ गया, इसका मतलब ये भी है। और गौर से देखिए तो इसको अगर हम इसमें डाल देते, ये देखिए अंग्रेजी का आ चुका है भी, और देखिए ये भी हमारा है भी और इस भी में डाल दिए भी। तो टेट्राहेड्रल का मतलब ही आप समझिए गौर से कि भी में घुस जाएगा भी, यानी इस डिजाइन की आकृति को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भी अपने आप में एक है भी और ये भी अपने आप में है भी, और इसको ऐसे घुसाएंगे तो जब भी में घुसेगा भी तो बनेगा हमारा टेट्राहेड्रल। हमारे डिजाइन क्या बन जाएंगे, टेट्राहेड्रल। अब देखिए गौर से, इस भी में भी को अगर हम कमरे में ले जाना चाहें तो कमरे में किस तरीके से आप ले जाएंगे, तो मान लीजिए ये जो पोजीशन है यहां वाला, ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन एग्जैक्टली कमरे के बीच में जाइए। बीच कहने का मतलब नीचे भी नहीं, ऊपर भी नहीं, बाएं भी नहीं, दाएं भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, एग्जैक्टली बाएं दाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सबके बीच, यानी कमरे के जो बीच में है। जब आप क्लास में बैठे रहते हैं तो क्लास में जब बीच में, एग्जैक्टली बीच में चले जाते हैं और वहां जब खड़ा होते हैं तो आपका जो मुंडी होता है वो एग्जैक्टली कमरे के जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, उतना बाएं है उतना ही दाएं है, उतना ही आगे है उतना ही पीछे है। इस टाइप का फीलिंग मैं आपको क्लास में करवाता था, याद होगा। तो वही बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मैं अगर कमरे के बीच में चले जाऊं और कमरे के बीच में अगर इस डिजाइन को रखने की कोशिश करूं, तो ये डिजाइन किस प्रकार से आकृति को मैनेज करेगा, तो जरा देखिएगा। ये एटम सेंट्रल एटम बनेगा। सेंट्रल एटम मतलब एग्जैक्टली बॉडी सेंटर पे रख दीजिए, बीच में रख दीजिए ये एटम बीच में रखें। कमरे के काले वाले जो एटम है एग्जैक्टली कमरे के बीच में रहेगा, हवा में कमरे के बीच में। यानी इस एटम से जितना दूरी ऊपर का दीवार है उतना ही दूरी नीचे का जमीन है, जितना बाएं का दीवार है उतना ही दूर पे दाएं का दीवार है, जितना आगे का दीवार है उतना ही दूर पे पीछे का दीवार है। ये काले कलुट्टे एटम एग्जैक्टली कमरे के बीच में रहेगा, मतलब बॉडी सेंटर पे रहेगा। और उससे एक डंडा इस कोना में जाएगा, ऊपर वाले कोने में, और एक डंडा उस ऊपर वाले कोना में जाएगा। तो जरा सोचिए आकृति कैसा बन जाएगा, एग्जैक्टली कमरा का बीच रहेगा और बीच से एग्जैक्टली ऐसा 2 कोना ऊपर चला जाएगा। मतलब ये अंग्रेजी का भी का निर्माण कर देगा। यानी ये भी कैसा है, ऊपर में। तो टेट्राहेड्रल के लिए एक भी चाहिए नीचे, तो देखिए वही बन रहा है। गौर से देखिए, ये डंडा कहां जा रहा है, ऊपर इस कोने में। ये डंडा कहां जा रहा है, ऊपर उस कोने में। मतलब ये अंग्रेजी का भी बन गया। अब 2 डंडे हमारे पास और हैं इसी बॉडी सेंटर से, यानी इसी कमरे के सेंट्रल एटम से, यानी इसी कमरे के मिडिल पॉइंट यानी बीच से। एक डंडा आप नीचे के इस कोना में डालिए और एक डंडा फिर से नीचे के उस कोना में डालिए। तो देखिए ये भी अपने आप में अंग्रेजी का एक भी का निर्माण कर देगा, भी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, गौर से समझ सकते हैं ये बात कि सर ये भी अंग्रेजी का भी और ये भी अंग्रेजी का भी, यानी भी में एंट्री कौन कर रहा है, भी, यानी ये बन जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी कमरे में अगर आप सोचना की कोशिश करें तो कमरे में आप कैसे सोचेंगे, तो गौर से देखिए 2 भुजा ऐसे जा रहे हैं दोनों कोना में, एक भुजा उस कोना में ऊपर में और एक भुजा उस कोना में ऊपर में। मतलब कमरे में जो 4 कोना है तो एक कोना में भुजा रखे तो दूसरा कोना में उधर रखें, अपोजिट में रखें, और बीच के दोनों कोना को छोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये कमरा है तो इसके बीच में यहाँ पे सेंटर पे काले वाले एटम रहेंगे और उससे एग्जैक्टली एक उजला वाला यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ से सेंट्रल से एग्जैक्टली बीच उजला वाला यहाँ जाएगा। मतलब इसके सेंटर से एग्जैक्टली 2 ऐसे निकले रहेंगे, एक इधर जाता रहेगा और एक इधर से निकलता रहेगा, ये दोनों खाली रहेगा। यानी ऊपर
और फिर ये खाली रहेगा, और फिर यहाँ पे रहेगा, और फिर यहाँ खाली रहेगा, एक रहेगा। और सेंट्रल एटम जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? बीच में। नीचे में कैसे रहेंगे? तो ये ऐसा वाला भी बनाए तो अगला बनेगा ऐसा वाला भी, यानी सेंट्रल एटम से एग्जैक्टली एक यहाँ पे आ रहा था डंडा और एक डंडा यहाँ जा रहा था। तो देखिए इस सेंट्रल एटम से एक डंडा इधर गया और दूसरा डंडा इधर गया, मतलब इन दोनों पे डंडा निकला, एक इधर निकल रहा था और एक इधर निकल रहा था। और इसी सेंट्रल एटम से एक डंडा इधर निकलेगा, एक डंडा इधर निकलेगा। तो देखिए ये डंडा इधर जाएगा और ये डंडा इधर जाएगा, तो सेंट्रल एटम से ये बनेगा भी। और फिर से एक डंडा इधर जाएगा और एक डंडा अगर इधर जाएगा तो सेंट्रल एटम से ये भी क्या बन जाएगा? भी। इसका मतलब आप समझिए टेट्राहेड्रल में क्या खासियत हो रहा है कि भी में घुस रहा है भी, और वो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कहाँ पे रहेगा? कमरे के बीच में रहेगा, एग्जैक्टली इस कमरे के एग्जैक्टली अंदर वाले हिस्से में बीच में हवा में तैरता हुआ रहेगा। वहां से दो डंडा एग्जैक्टली ऐसे जाएगा और वहां से दो डंडा एग्जैक्टली नीचे जाएगा, ऐसा होगा। तो देखिए हम निर्माण कर रहे हैं क्यूब का, तो टेट्राहेड्रल वॉइड, और अगर इतना से आप बात नहीं समझे तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए मैं सिंपल सा आइडिया देता हूं, इसमें आप एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल वॉइड समझ आएंगे। देखिए इस गोले के बीच में, इस तीन गोले के बीच में जो वॉइड बना था उसको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बोला था ट्रायंगुलर वॉइड। इस तीन गोले के बीच में जो वॉइड बना था उसको मैंने क्या बोला था? ट्रायंगुलर वॉइड। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड बनने के लिए आपके खासियत क्या हो रहनी चाहिए कि चार गोले के बीच में जाने चाहिए, यानी चार गोले के बीच में जो वॉइड बनेगा उसका नाम पड़ेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखिए ये तीन गोला आप रखिए, गौर से समझिएगा मैंने क्या बोला, तीन गोला आप रखिए और तीन गोला के बीच में जो गड्ढा है उस पे इस गोला को रखिए, लाइन समझ रहे हैं? और उसके नीचे से देखिए इसमें अंदर में एक गड्ढा बना है। इस नीचे से देखने पे अंदर में जो गड्ढा बना है, बताइए वो गड्ढा कितने वाले गोले से गिरे हैं? कितने गोले से गिरे हैं? तो सर तीन लाल वाले गोले और एक हरे वाले गोले, इन चारों गोला के जो बीच में जो गड्ढा है उसी गड्ढा का नाम पड़ेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। लाइन नहीं समझ पा रहे आप? मेरा कहने का मतलब समझिए। देखिए इस तीन गोले के बीच में जो गड्ढा है, इस तीन गोले के बीच में जो गड्ढा जिससे मैं ये डंडा भी पास कर रहा हूं, इसका नाम था ट्रायंगुलर वॉइड। अब इसी तीन गोले के बीच में जो गड्ढा है उस गड्ढा पे इस बड़े वाले गोले को, इस हरे वाले गोले को एग्जैक्टली अटका दीजिए। तो अटकाने के बाद आप बताइए इस चार गोले के बीच में यहां पे गड्ढा बन रहा है, मतलब इस गड्ढा में अगर एक कोई साइकिल का बॉल बियरिंग रख दिया जाए तो वो वाकई में कितने गोले से रगड़ा खाएगा? चार गोले से। तीन गोला तो आपको लाल वाला हो गया जो उसको रगड़ेगा ऊपर की तरफ, और एक हरा वाला है जो उसको नीचे की तरफ रगड़ेगा। तो इस तरीके से वो चार गोला के बीच में जो खाली जगह है छोटा सा, जिसमें साइकिल का बॉल बियरिंग अगर रख दिया जाए तो उसको चारों गोला बाहर से रगड़ेगा, उसको टच करेगा, उसको दबाएगा, तो वही जो गड्ढा है उसी गड्ढा का नाम पड़ेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी टेट्राहेड्रल वॉइड घिरे होते हैं किसने से? तो चार गोले से। अब मैं इसको अगर कमरे में ले जाना चाहूं, क्यों में ले जाना चाहूं, तो ये भी आराम से चला जाएगा। कैसे जाएगा जरा गौर से देखिए, इसको देखिए। सेंटर यहां पे है, समझ रहे होंगे। थोड़ा सा ये 3D का फिगर है, समझाना तो थोड़ा सा असुविधा होता है, सामने रहते तो मैं कहीं बेहतर समझा पाता, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा कोशिश कीजिएगा। अब भी सेंटर यहां पे है, तो सेंटर से एक डंडा लाइए इधर हरा वाले की तरफ, तो डंडा आ जाएगा ऐसे, और सेंटर से एक डंडा लाइए इस लाल वाले की तरफ, तो डंडा आ जाएगा ऐसे। तो देखिए एक डंडा ऐसे जा रहा है और एक डंडा ऐसे जा रहा है, मतलब सेंटर से ऐसा वाला भी बन गया है। तो अब इस भी में घुसेगा ऐसा वाला भी, तो देखिए वो घुस भी रहा है। कैसे? गौर से देखिए, इस सेंटर से इस लाल वाले गोला की तरफ एक डंडा लाइए तो ऐसे घुसेगा, ऐसे जाएगा ऐसे, और इस सेंटर से इस लाल वाले गोले का तरफ एक डंडा लाएंगे तो ऐसे जाएगा। तो देखिए दो डंडा जा रहा है सेंटर से ऐसे और दो डंडा जा रहा है इस सेंटर से ऐसे, इसका मतलब ये भी जा रहा है भी में भी। तो इसको अगर कमरे में डालने की कोशिश करें तो कमरे में कैसे डालते थे? तो इस कोना में डालेंगे तो फिर से एक छोड़ेंगे, फिर से वहां डालेंगे तो फिर से यहां छोड़ेंगे, मतलब अल्टरनेट में डाले हैं। नीचे में कैसे डालेंगे? तो इसके ऊपर में डाले थे तो नीचे में छोड़ देंगे, फिर इस नीचे में डालेंगे तो छोड़ेंगे, फिर वहां डालेंगे फिर छोड़ेंगे। यानी अगर ऊपर में एक गोला रखा तो देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड चार गोले से घिरे होते हैं, तो चार एटम किनारे में रखा रहेगा, कोना में रखा रहेगा, लेकिन कॉर्नर में अल्टरनेट में रखा रहेगा। अगर ऊपर में रखा तो अगला नीचे में रखा, फिर अगर ऊपर में रखा तो अगला नीचे में रखा, और फिर यहां ऊपर में रखा ही हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कमरे में ऐसे कि दो गोला ऊपर में रहेगा और दो गोला नीचे में रहेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट में रहेगा। अगर ऊपर तो फिर से नीचे, फिर ऊपर तो फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से रहेगा। मैं इसको कॉपी पे बना के समझाने की कोशिश करता हूं, हालांकि इससे भी आपको बेहतर समझ में आएगा। जरा गौर से देखिएगा। तो कमरे के बॉडी सेंटर पे जो छोटा सा गड्ढा है वही हमारा बनता था टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
कि देखिए देखिए ये हमारा क्यूब बन चुका है, कमरा बन चुका है। अब इसमें बॉडी सेंटर तो एग्जैक्टली कमरे के बीच में है, यहाँ पे है, तो यहीं पे वॉइड बनेगा। अच्छा, गोला कहाँ कहाँ रखेंगे ये आपको देखना है। तो देखिए गोला आपको रखना है, एक गोला यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए एनाइन, एनाइन, क्योंकि आपको पता है कि एनाइन गड्ढा बनाएगा और कैटाइन गड्ढा में घुस जाएगा। तो कॉर्नर पे आप किसको रखेंगे? एनाइन को, बड़े गोले को रखेंगे, तभी तो उन चारों बड़े गोले के बीच में छोटा सा गड्ढा बनेगा जिसमें हम साइकिल का बेयरिंग घुसा देंगे, यानी कैटाइन वाले को उसमें डाल देंगे। तो देखिए यहां अगर रखें बड़ा, तो एक गोला इस कोना में, तो अगला को छोड़ दीजिए, फिर अगला में रखिए। तो देखिए ऊपर के 4 कोना में से 2 कोना में चला गया। तो कमरा में आप सोचिएगा, ये अगर आपका कमरा है तो एक कोना में रखिए, तो उसी के बगल में जो कोना है उस पर छोड़िए, फिर उसके डायगोनल में जो कोना बनता है उसमें रख दीजिए, ऐसा। अब नीचे में कैसे रखेंगे? तो नीचे में भी अल्टरनेट, जैसे इसके ऊपर में रखा है तो इसके नीचे में नहीं रखना पड़ेगा, इसके नीचे में रखेंगे, और फिर से इसके नीचे में छोड़ देंगे, इसके नीचे में रखेंगे। देखिए ये जो कॉर्नर पे जो गोले हैं वो कॉर्नर पे कौन रखा गया है? तो जरा गौर से देखिए, कॉर्नर पे रखा गया है एनाइन को, चलेगा। और जो बॉडी सेंटर है बीच में जो है, उस बॉडी सेंटर पे रखा गया है किसको? तो कैटाइन को। कैटाइन मतलब कहाँ पे है? तो वॉइड के बीच में अवस्थित है। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे है कैटाइन और यहाँ कॉर्नर पे क्या है? एनाइन। तो देखिए ये जो एनाइन है वो भी में भी कैसे बना रहा है, गौर से अगर देखेंगे तो मैं आपको समझा सकता हूँ। यहाँ से देखिए, ये एक अंग्रेजी का बन रहा है भी, तो ऐसा भी इसमें घुसेगा, ऐसा वाला भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये भी और ये भी, एक भी नीचे एक भी ऊपर जा रहा है, ऐसा जा रहा है। 3D का फिगर है। अब देखिए खासियत क्या हो रहा है, तो इसमें 4 गोले के बीच में गड्ढा बन रहा है। अच्छा बताइए, एक चीज़ मैं आपसे अगर पूछूं कि क्यूब की भुजा की लंबाई अगर दिया जाए a और ये भी दिया जाए a, क्यूब के सारे भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो ये खड़ा वाला है, ये परा वाला है, तो इसका टेढ़ा वाला यहाँ से डायगोनल निकल जाएगा, डायगोनल। तो मान लीजिए अगर हम इसका डायगोनल हम निकालें ये वाला भुजा, तो बताइए ये a, ये a, तो ये वाला कितना होगा? √2a। ये वाला डायगोनल, फेस डायगोनल है ना, तो फेस डायगोनल क्या हो जाएगा? √2a हो जाएगा। देखिए ये एनाइन है, ये भी एनाइन है, तो एनाइन से एनाइन की दूरी कितना है? √2a के बराबर। क्यों? चूंकि ये फेस डायगोनल बन जाते हैं क्यूब का। ऐसे देखिए, अगर ऐसे रखे जाएंगे गोला, थोड़ा गौर से देखिएगा, ये चारों एनाइन बताइए आपस में एक दूसरे को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चारों एनाइन टच कर रहा है, चारों एनाइन टच कर रहा है। देखिए ना, चारों एनाइन 1 2 3 4, 3 लाल वाला और एक हरा वाला, तो चारों एनाइन आपस में एक दूसरे को टच कर रहा है। तो एनाइन के सेंटर से एनाइन के सेंटर के बीच की दूरी कितना होगा? एनाइन का रेडियस RA और फिर इस एनाइन का रेडियस RA, तो RA और RA कितना होगा? 2RA। और 2RA किसके बराबर होगा? तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी फेस डायगोनल आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ये मान लीजिए ये कमरे का एक अपने आप में एक फेस है, ये वाला। इधर से आप देखिएगा गौर से, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये अपने आप में फेस है। तो फेस में भुजा की जो लंबाई है वो है a, तो इसका फेस डायगोनल कितना हो जाएगा? √2a। ये भी है a, ये भी है a, ये भी है a, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा? √2a। और √2a किसके बराबर? तो ये एनाइन इस एनाइन को टच करता है, तो एनाइन का रेडियस RA, एनाइन का रेडियस RA, तो कितना हो जाएगा? 2RA। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहला इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, √2, हम यहाँ पे पहले एक दान लिख देते हैं, रेडियस ऑफ कैटाइन बराबर RC, और यहाँ पे लिख रहे हैं रेडियस ऑफ एनाइन बराबर RA, ऐसा लिख दिया। कैटाइन का रेडियस कितना? RC और एनाइन का रेडियस RA, जहाँ पे A क्या है? क्यूब के भुजा की लंबाई। तो अब देख सकते हैं कॉर्नर पे रखा गया है एनाइन को और बॉडी सेंटर पे किसको रखा गया है? कैटाइन को। और बॉडी सेंटर पे ही हमारा किसका निर्माण हुआ है? वॉइड का। देखिएगा थोड़ा सा इसका डेरिवेशन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए
अगर फिर से आप एक टर्म अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक टर्म ऐसे भी आप आगे बढ़ा सकते हैं कि ये एनाइन है, इस एनाइन को टच कर रहा है, तो ये एनाइन यहाँ से आएगा यहाँ तक और ये एनाइन यहाँ से आ जाएगा यहाँ तक। तो इस एनाइन का रेडियस कितना होगा, आर ए। इस एनाइन का भी रेडियस कितना होगा, आर ए, यानी कितना हुआ पूरा 2RA। तो 2RA बराबर क्या होगा, तो √2a के बराबर √2, और a क्या है, क्यूब के भुजा की लंबाई, इसको मान लिया जा इक्वेशन 1। ये क्या है, तो फेस डायगोनल के अलोंग, तो मैं इसको लिखता हूँ अलोंग फेस डायगोनल। ये फेस डायगोनल के अलोंग ये लाइन चल रहा है। अगला देखिए, बॉडी सेंटर पे किसको रखा गया, कैटाइन को, और इस कॉर्नर में किसको रखा गया, एनाइन को। और आप जानते हैं कि ये एनाइन इस कैटाइन को टच करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कैटाइन का रेडियस होगा RC और इस एनाइन का रेडियस होगा RA, तो यहां से क्या होगा, RA प्लस RC। बॉडी सेंटर पे रखा गया है कैटाइन को, ये कैटाइन, और यहां से कॉर्नर पे किसको रखा गया, एनाइन को, तो ये रहा एनाइन। और ये कॉर्नर से बॉडी सेंटर की दूरी हो गया, ये हुआ कॉर्नर, यहाँ हुआ बॉडी सेंटर, तो कॉर्नर से बॉडी सेंटर की दूरी, तो कॉर्नर से बॉडी सेंटर की दूरी कितना होता है, √3a/2। और यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो ये हुआ कैटाइन का रेडियस RC और ये हुआ एनाइन का रेडियस RA, तो क्या होगा, RC प्लस RA, ऐसा निकल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, तो इसको लिख सकते हैं कि RA प्लस RC बराबर √3a/2, और ये कैसे निकलेगा, इक्वेशन 2, ये किधर निकला है, तो अलोंग कॉर्नर टू बॉडी सेंटर, कॉर्नर से बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर से बॉडी सेंटर में किसको टच कर रहा है, एनाइन टच कर रहा है कैटाइन को। कॉर्नर से बॉडी सेंटर में एनाइन किसको टच कर रहा है, कैटाइन को। और कॉर्नर से कॉर्नर में ये तो फेस डायगोनल हो गया, तो एनाइन टच कर रहा था एनाइन को, यानी RA प्लस RA, यानी 2RA बराबर क्या हो जाएगा, √2a। और कॉर्नर से बॉडी सेंटर कितना होगा, √3a/2, और ये क्या होगा, RA प्लस RC के बराबर। ये क्या होगा, अलोंग कॉर्नर टू बॉडी सेंटर हो जाएगा। इसको मान लिया जाए इक्वेशन 2। अब हम इसको क्या लिखते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। इक्वेशन 2 को अगर 1 से भागा दिया जाए, तो 2 में अगर 1 से भागा देंगे तो क्या होगा, RA प्लस RC, क्या हो जाएगा, RA प्लस RC, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2RA, तो बट्टा में हो जाएगा 2RA, और बराबर में क्या होगा, तो ये बट्टा ये, तो आ जाएगा √3a/2, और बट्टा में क्या है, √2a, ऐसा बन जाएगा। अब देखिए, इसको हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं आगे। ये a और a तो आराम से कट जाएगा। अब देखिए क्या बन जाएगा, RA प्लस RC/2RA बराबर क्या होगा, √3/2√2, ऐसा। अब ये 2 और 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, RA प्लस RC/RA, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, RA प्लस RC/RA बराबर क्या होगा, तो √3/√2, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, √3/√2। लाइन चलेगा क्या। अब देखिए, हम इस RA को अगर अलग अलग करना चाहें तो RA को अलग अलग कैसे कर सकते हैं, तो ये RA/RA, तो यहाँ से हो जाएगा RA/RA, अब प्लस क्या होगा, RC/RA, तो प्लस में लिख दिया RC, अब बट्टा में क्या, RA, अब बराबर क्या होगा, √3, अब बट्टा में क्या होगा, √2। ये RA और RA कट जाएगा, तो बताइए कटने के बाद कितना आएगा, 1, तो 1 प्लस RC/RA बराबर क्या होगा, √3/√2, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, इसको अगर आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये 1 उधर जाएगा, तो 1 अगर आप उधर ले जाते हैं तो क्या बचेगा, RC/RA, यानी 1 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा RC/RA बराबर क्या होगा, √3/√2, किया जाएगा √3/√2, और ये 1 उधर जाके माइनस होगा तो हो जाएगा -1, तो RC/RA बराबर, अब इसको अगर एलसीएम लिया जाए तो √2 और 1 का एलसीएम होगा √2 से अगर √2 में डिवाइड किया जाए तो 1 टाइम्स 1 को √3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस
1 से अगर √2 में भागा देंगे तो √2 टाइम्स, और √2 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √2। तो ये कितना हो जाएगा RC बट्टा RA बराबर कितना होगा, √3 का वैल्यू 1.732 माइनस √2 का वैल्यू 1.414 और बट्टा √2 का वैल्यू 1.414, ऐसा हो जाएगा। अब अगर इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो रेडियस ऑफ कैटाइन बटा रेडियस ऑफ एनाइन क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आता है 0.225। इसका वैल्यू कितना आएगा 0.225। तो देख लीजिए, मैं उस डाटा को फिर से मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, सच वॉइड व्हिच आर सराउंडेड बाय 4 स्फीयर नॉन एज टेट्राहेड्रल वॉइड, वैसा वॉइड जो 4 गोले से घिरे होंगे। तो देखिए यहाँ जो बॉडी सेंटर पे जो वॉइड है वो 4 गोले से घिरा है। कैसे, तो ऊपर के 2 कोना से और नीचे के 2 कोना से, तो 4 वॉइड से घिरा है, 4 गोला से घिरा हुआ वॉइड है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब कैटाइन का रेडियस हमने क्या माना RC और एनाइन का रेडियस हमने क्या माना RA। चलिए इसको हम मिटा देते हैं पहले। अब देखिए एक लाइन हमने यहां लिखा है, रेडियस ऑफ कैटाइन बटा रेडियस ऑफ एनाइन बराबर कितना, इतना। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, तो गौर से देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ कैटाइन बटा रेडियस ऑफ एनाइन बराबर आ जाएगा 0.225। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.225, यानी रेडियस ऑफ कैटाइन बटा रेडियस ऑफ एनाइन को आपको पता होगा इसका नाम क्या होता है, रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो का वैल्यू कितना आएगा 0.225। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.225, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो 0.225 होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो कितना होता है 0.225 होता है। अब 0.225 अगर होता है तो उस केस में आप क्या देख रहे हैं, तो उस केस में आप देख रहे हैं कि कैटाइन तो एनाइन को टच करेगा ही, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे बॉडी सेंटर पे कौन रहेगा, कैटाइन रहेगा, और यहाँ पे कॉर्नर पे कौन रहेगा, एनाइन रहेगा। तो कैटाइन तो एनाइन को टच करेगा ही, लेकिन ये डाटा हमारा साबित तब हुआ है जब ये एनाइन इस एनाइन को टच कर रहा था, तभी नहीं यहाँ से यहाँ का दूरी लिए थे RA, यहाँ से यहाँ का दूरी लिए थे RA, तो ये पूरा फेस डायगोनल कितना हो जाएगा √2a। तो अलोंग फेस डायगोनल √2a किसके बराबर, 2RA के बराबर। ये RA रेडियस ऑफ एनाइन है और A क्या है, क्यूब के भुजा की लंबाई। तो फेस डायगोनल की लंबाई होता है, फेस डायगोनल की अगर बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ RA, यहाँ से यहाँ RA, ये कितना हो जाएगा 2RA। 2RA किसके बराबर, तो इस फेस डायगोनल के बराबर। तो फेस डायगोनल होता है √2a, और ये कॉर्नर पे है एनाइन और यहाँ पे है कैटाइन, तो एनाइन और कैटाइन टच करेगा, यानी एनाइन का रेडियस RA और कैटाइन का रेडियस RC। तो RA प्लस RC कितना हो जाएगा, तो कॉर्नर से बॉडी सेंटर की दूरी यानी √3a/2 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है, और इस तरीके से क्वेश्चन मैंने निकाल के साबित कर दिया बात को। लेकिन ये डाटा तब आया है, 0.225 का वैल्यू तब आया है जब ये एनाइन इस एनाइन को टच कर रहा है। मान लीजिए अब अगर इस टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो बताइए ये टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन है, कैटाइन। तो बताइए कैटाइन को कितने एनाइन का रगड़ा मिल रहा है, 4 एनाइन का, 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना। 4 कोना से इसे एनाइन रगड़ा मार रहा है, इसका मतलब इस कैटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। तो कैटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए वो भी 4, और या टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए वो भी होगा 4। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैटाइन, यहां पे हम लिख सकते हैं क्या चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन। कैटाइन का मतलब कैटाइन कहां पे है बताइए, टीवी का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो कितना हो जाएगा 4। अब एक बात ये भी आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये डाटा सत्य साबित तब हुआ है जब ये दोनों एनाइन आपस में एक दूसरे को टच कर रहा है। अब मान लो शंकर भगवान अचानक क्या करे कि इस कैटाइन को हवा मारे और बोले कि हे कैटाइन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम फलो फूलो, तुम्हारा साइज दिन प्रतिदिन बढ़े। एनाइन बेचारा कोना में बैठा ही रह जाएगा और कैटाइन का साइज बड़ा होने लगेगा। तो आप ही बताइए, कैटाइन अगर बड़ा होगा तो जो चारों एनाइन इस कैटाइन को अभी दबा के रखा है, और अगर ये कैटाइन बड़ा होने लगे तो ऑलरेडी ये एनाइन इधर भागने लगेगा, ये एनाइन इधर भागने लगेगा, ये एनाइन इधर भागने लगेगा, ये एनाइन इधर भागने लगेगा। तो बताइए ये एनाइन अगर इधर जाएगा और ये एनाइन अगर इधर आएगा, तो बताइए ये दोनों एनाइन कभी आपस में एक दूसरे को टच कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये दोनों एनाइन आपस में एक दूसरे को टच तभी कर रहे हैं जब ये कैटाइन एग्जैक्टली बीच में छोटे साइज का है। अगर इस कैटाइन का साइज अपने आप बढ़ने लगे
तो सारे एनाइन एक दूसरे से दूर होने लगेंगे और उस समय पे ये डाटा सही साबित नहीं हो पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि टेट्राहेड्रल वॉइड में एनाइन भी आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन वो उस समय टच करते हैं जब उसके रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.225 के बराबर है। अगर रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.225 के बराबर होगा तो उस समय पे केटाइन तो एनाइन को भाई हमेशा टच करेगा, लेकिन उस समय पे, इस डाटा के समय पे, दो एनाइन भी आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। मतलब हम ये लाइन लिखने के लिए बिल्कुल सामर्थ्यवान हैं कि दो एनाइन आपस में एक दूसरे को टच करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड में, लेकिन सिर्फ तभी जिस समय पे उसके रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.225 के बराबर होगा। तो इन टेट्राहेड्रल वॉइड anion will touch each other when its radius ratio is 0.225। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, या केटाइन का कोऑर्डिनेशन बोला जाए तो वही 4 हो जाएगा, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड में एनाइन विल टच ईच अदर व्हेन इट्स रेडियस रेशियो इज 0.225। एनाइन भी आपस में एक दूसरे को टच करेगा, लेकिन सिर्फ तभी टच कर सकता है जब रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.225 होगा। ये पूरी बातें मैं समझा चुका हूं। हो सकता है आपको कहीं दिक्कत हो कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कहां से आया है, क्योंकि दूसरा में पहला से भागा देंगे तब तो ये बात आप आराम से समझ रहे हैं। बात यहां से यहां तक तो आप समझ ही जाएंगे। हो सकता है आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर ये दोनों चीज़ आप कैसे निकालें। तो मैं इस दोनों लाइन को एक्स्ट्रा साइड से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप यहां तक लिखेंगे, इसके बाद कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, बताइए यहां पे कौन है एनाइन, यहां पे कौन है एनाइन, और ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। तो मैं पहला समीकरण पहले निकाल देता हूं। ये देखिए एनाइन, ये भी देखिए एनाइन, ये कौन है एनाइन, और ये कौन है एनाइन। और बताइए यहां से यहां तक की दूरी क्या है। तो ये है फेस डायगोनल, और बताइए फेस डायगोनल में क्यूब का फेस डायगोनल कितना होता है, √2a के बराबर होता है। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा, √2a, क्योंकि अगर मान लीजिए आधार है 1, लंब है a, तो कर्ण कितना होगा, √2a के बराबर होगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर ही तो कर्ण हमारा देता है। तो क्यूब का ये भुजा भी है a, ये भुजा भी है a, तो ये अगर आधार बन जाएगा, ये अगर लंब बन जाएगा, तो ये वाला फेस डायगोनल क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण कितना हो जाएगा, √2a। तो इस कोना से इस कोना, यानी ये वाला फेस जो है, ये ऐसे भुजा ऐसे भुजा ऐसे भुजा ऐसे भुजा करके ये जो फेस बन रहा है, ये फेस आपका, फेस में जो एज है उसका भुजा है a, तो इसका फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a। और ये एनाइन इस एनाइन को टच कर रहे थे, एनाइन का रेडियस r है, एनाइन का रेडियस r है, तो ये वाला रेडियस कितना होगा, RA, एनाइन है तो इसका भी रेडियस कितना होगा, RA कितना, 2RA। तो ये 2RA किसके बराबर, √2a के बराबर। तो यहीं से हमने क्या लिख दिया कि 2RA बराबर क्या, √2a, जो हमारा पहला इक्वेशन है। समझ गए होंगे। अगर असुविधा हो रही तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा। और अब ये दूसरा समीकरण हम कहाँ से निकाले हैं, ये अगर आपको हम समझाएं, मिटा देते हैं इसको। तो दूसरा समीकरण हम कहाँ से लाए हैं, ये अगर आपको समझना हो तो देखिए, ये कॉर्नर पे रखा गया है एनाइन और बॉडी सेंटर पे है केटाइन। तो कॉर्नर से बॉडी सेंटर की दूरी कितना होता है, √3a/2। तो यहाँ पे है एनाइन, यहाँ पे है केटाइन। तो यहाँ पे है एनाइन, और यहाँ पे है केटाइन। तो केटाइन का रेडियस है RC, एनाइन का रेडियस है RA। तो इसका मतलब ये कॉर्नर टू बॉडी सेंटर, ये क्या हो गया, कॉर्नर टू बॉडी सेंटर, और इसकी दूरी कितना है,
√3a/2 कॉर्नर से बॉडी सेंटर का दूरी कितना होता है √3a/2। अगर ये लाइन आपको समझना असुविधा है तो आप BCC में जाके देख सकते हैं कि कॉर्नर से बॉडी सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है √3/2 और ये किसके बराबर है। तो यहाँ है एनाइन का रेडियस RA और यहाँ कैटाइन का रेडियस RC। तो यहाँ से इक्वेशन निकल जाएगा एनाइन का रेडियस प्लस कैटाइन का रेडियस यानी कॉर्नर से बॉडी सेंटर किसके बराबर, तो √3a/2 के बराबर। ये आपका इक्वेशन 2 दे देगा, यहाँ से इक्वेशन 2 दे देगा। ये सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट डाटा लिख देते हैं, लेकिन मैं आपको टेट्राहेड्रल पूरे तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। हो सकता है आपको पहली बार समझने में थोड़ा असुविधा होगा, लेकिन वीडियो को पुनः एक बार देख ले तो जाकर के ये टेट्राहेड्रल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अवश्य ही लाइक करें और लगातार सेवा जारी रखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई भी वीडियो अगर समझने में असुविधा हो तो हमारे नंबर पर अवश्य कॉल करें। हमारा नंबर है 9852106210 9852106210। इस नंबर पर अवश्य कॉल करें। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में। थैंक यू।